प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। यमन की राजधानी में बुधवार देर रात वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। अधिकारियों के मुताबिक भगदड़ में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हाउथीस द्वारा संचालित आंतरिक मंत्रालय के अनुसार सना के केंद्र में ओल्ड सिटी में भगदड़ तब हुई जब व्यापारियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों गरीब लोग एकत्र हुए। दर्जनों घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में ले जाया गया। हाउदी विद्रोहियों के अल मसीरा सैटेलाइट टीवी चैनल के अनुसार सना में एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मुताहिर अल मरौनी ने मरने वालों की संख्या की जानकारी दी और कहा कि कम से कम 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विद्रोहियों ने उस स्कूल को तुरंत सील कर दिया जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और पत्रकारों सहित लोगों को आने से रोक दिया गया है। चश्मदीदों अब्देल रहमान अहमद और याहिया मोहसिन ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में हथियारबंद हाउथियों ने हवा में गोली चलाई। एक बिजली के तार से टकराकर उसमें विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा इससे दहशत फैल गई, लोगों ने भगदड़ मचानी शुरू कर दी। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि उसने 2 आयोजकों को हिरासत में लिया है और जांच चल रही है। यमन की राजधानी ईरानी समर्थित हाउथियों के नियंत्रण में रही है, क्योंकि वे 2014 में अपने उत्तरी गढ़ से उतरे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को हटा दिया था। इसने सरकार को बहाल करने की कोशिश करने के लिए 2015 में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष हाल के वर्षों में सऊदी अरब और ईरान के बीच एक छद्म युद्ध में बदल गया है, जिसमें सेनानियों और नागरिकों सहित 1.5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और दुनिया की सबसे खराब मानवीय आपदाओं में से एक है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कैंसर से लड़ रही हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी थी। हाल ही में नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया के जरिए अपने नए लुक को शेयर किया है, जिसमें वो अपने लंबे बालों को कटवाकर बॉय कट लुक में नजर आ रही हैं। दरअसल उनका कहना है कि खुद कैंसर पीड़ित होने के बाद उन्होंने अन्य के दर्द को जाना है, इसी कारण अब अपने लंबे बालों को कटवाकर उन्हें दान किया है। नवजोत कौर ने ट्वीट करते लिखा, चीज़ों को नाले में फेंकना दूसरों के लिए बहुत मायने रखता है। मैंने अभी अपने लिए प्राकृतिक बालों की विग की कीमत के बारे में जानकारी हासिल की है, जिसकी मुझे दूसरी कीमोथेरेपी के बाद ज़रूरत होगी, करीब 50,000 से 70,000 रुपये। इसलिए मैंने एक कैंसर रोगी के लिए अपने बाल दान करने का फैसला किया है, क्योंकि अधिक दान का मतलब है सस्ती विग। पिछले सप्ताह नेपाल में लापता हुए पर्वतारोही अनुराग मालू को अन्नपूर्णा पर्वत से जीवित बचा लिया गया है। इस बात की पुष्टि 7 समिट ट्रैक्स ने की है। पिछले सप्ताह नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा से उतरते समय लापता हुए थे। अनुराग के भाई सुधीर ने कहा कि वह जीवित पाए गए हैं। फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अभी वह जीवित हैं। आइए अब हम बात कर ले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की। दिल्ली में हो रहे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद मिलकर कर रहे हैं। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने सदियों से अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है। इनसे प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। 20-21 अप्रैल को राजधानी के अशोक होटल में होने वाले सम्मेलन शुरू हो चुका है। इसमें लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि और विदेशों के लगभग 180 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा सम्मेलन में शामिल होने बुधवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा, इस धरती पर परंपरा है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हों तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है, और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। यह सोच शाश्वत है, यह बोध कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य भी हैं और विश्व कल्याण के लिए नए संकल्प भी हैं। भारत ने दुनिया में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध है। हमें दुनिया को सुखी बनाना है तो स्वयं से निकलकर संसार संकुचित सोच छोड़ना और समग्रता का बुद्ध मंत्री एकमात्र रास्ता है। आज ये समय की मांग है। हर व्यक्ति, हर देश की प्राथमिकता देश हित के साथ ही दुनिया का हित भी है। इस शिखर सम्मेलन में बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से निपटने के बारे में चर्चा होगी। ये वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत की प्रासंगिकता और उसके महत्व को रेखांकित करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ था। इस 2 दिवसीय बौद्धिक शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया,
दर्शन से अभ्यास तक है। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधि आज के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बुद्ध के धम्म में इसके समाधान खोजेंगे। सम्मेलन के दौरान बुद्ध धम्म और शांति, बुद्ध धम्म पर्यावरणीय संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता, नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण और बुद्ध धम्म तीर्थयात्रा, जीवंत विरासत और बुद्ध अवशेष एवं दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का एक सुदृढ़ आधार आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के कराची में पुलिस ने चीन के नागरिकों के कुछ बिजनेस को बंद कर दिया है। इनमें से एक रेस्टोरेंट, एक सुपरमार्केट और मरीन प्रोडक्ट कंपनी, समुद्री उत्पाद बेचने वाली कंपनी शामिल है। ये कदम चीनी नागरिकों पर संभावित हमले को देखते हुए उठाया गया है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक पाकिस्तान को डर है कि चीनी नागरिकों पर हो रहे आतंकी हमलों से दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ सकती है। वहीं पाकिस्तान के लोगों में चीन विरोधी भावना बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानियों को शक है कि वित्तीय मदद, नए बिजनेस और माइनिंग ऑपरेशन की आड़ में चीन धीरे धीरे उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकवादी संगठन भी चीनी नागरिकों को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी प्रोजेक्ट को लगातार निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने चीनी एम्बेसी ने पाकिस्तान में अपने काउंसलर सेशन को बंद कर दिया था। चीन ने पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए यह फैसला दिया था। साथ ही उन्होंने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी थी। चीन की तरफ से लगातार अपीलों और चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बीजिंग पर लोन माफ़ करने के लिए दबाव बनाना चाहता है। पाकिस्तान को डर है कि अगर चीन ने लोन माफ़ नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो सकता है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं कि वो चीनी नागरिकों की रक्षा के लिए अलग से एक मिलिट्री यूनिट को फाइनेंस करे। चीन लगातार पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुका है। जनवरी में चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से इस बारे में बात की थी। उन्होंने चीनी नागरिकों को हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई थी और पाकिस्तान की तरफ से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर हमले नई बात नहीं है। पिछले साल गादर के दासू प्रोजेक्ट पर जा रहे चीनी इंजीनियरों की एक बस पर हमला हुआ था। इसमें 10 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। पेशावर में पिछले ही साल कई चीनी नागरिकों पर हमले हुए थे। इनमें से एक डॉक्टर कपल था। हमले में इस कपल के साथ ही उनके पेरेंट्स भी मारे गए थे। हमलों से चीन क्यों परेशान है? चीन ने पाकिस्तान में CPE से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जरिए करीब $60 अरब खर्च करने का प्लान बनाया है। कई साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अब तक इस पर करीब $40 अरब खर्च भी हो चुके हैं। CPEC का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान प्रांत से गुजरता है। यहाँ बलोच लिबरेशन फ्रंट की हुकूमत चलती है और यह संगठन पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों और महिला प्रोफेसरों पर हुए हमले के पीछे BLA का कई हाथ था। वहीं आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने BLA से हाथ मिला लिया है। अब चीनियों पर खतरा और बढ़ गया है। आइए अब हम सूडान के बारे में कुछ बात कर लें। सूडान की राजधानी को बुधवार को बम धमाकों तथा भारी गोलाबारी ने दहला दिया। सूडान में प्रतिद्वंदी जनरलों के प्रति वफादार बलों के बीच लगातार 5वें दिन लड़ाई जारी है। सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल मंगलवार शाम से 24 घंटे के संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे। हालांकि इसका पालन होता नजर नहीं आया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के अनुसार देश में सप्ताहांत में शुरू हुई हिंसा के बाद से अभी तक कम से कम 270 लोगों की जान जा चुकी है। चश्मदीदी ने बताया कि हिंसा के कारण अपने घरों में कई दिन से कैद सूडान के लोग राहत से के कोई संकेत नहीं मिलने के कारण हताशा में अपने घरों को छोड़कर भागने लगे हैं। खार्तूम के कई इलाकों के निवासियों ने बताया कि उन्होंने महिलाओं तथा बच्चों सहित कई लोगों को सामान ले जाते हुए देखा है। कुछ पैदल जा रहे थे तो कुछ वाहनों पर। डॉक्टर सिंडिकेट की सचिव आतिया अब्दुल्ला अतिया ने कहा है कि खार्तूम के एक डरावना शहर बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देश में सप्ताह में शुरू हुई हिंसा के बाद से अब तक कम से कम 270 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार गोलाबारी, तोप से हमलों और हवाई हमलों ने सूडान की राजधानी खार्तूम और निकटवर्ती ओमडुरमन शहर को हिलाकर रख दिया है। स्थानीय लोगों ने सैन्य मुख्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास झड़पों की जानकारी दी है। मानवाधिकारों की वकालत करने वाले तहानी अब्बास ने कहा कि रात में छिटपुट गोलाबारी के बाद सुबह संघर्ष बढ़ गया है। तहानी सैन्य मुख्यालय के नज़दीक रहती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सूडान के सशस्त्र बल के प्रमुख जनरल अब्देल फताह बुरहान और सैनिक रैपिड फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान से फ़ोन पर बात की थी। दोनों प्रतिद्वंदी मंगलवार शाम से 24 घंटे के संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे। हालांकि इसका पालन होता नजर नहीं आया। देश की सेना और इसके पूर्व साझेदार एवं अब प्रतिद्वंदी रैपिड सपोर्ट फोर्स समूह RSF के बीच महीनों के तनाव ने ही संघर्ष का रूप ले लिया है। अब्दुल फतह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सेना ने एक बयान में RSF के साथ बातचीत से इनकार करते हुए इसे भंग करने की बात कही है और इसे बागी मिलिशिया करार दिया है।
चीन और भारत दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियाँ और दोनों ही देशों में कई मोर्चों पर होड़ लगी रहती है, लेकिन फिलहाल आबादी में भारत चीन से आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि 142.86 करोड़ की आबादी के साथ भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। चीन की आबादी 142.57 करोड़ है और अब वह दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। चीन ने इस पूरे मामले को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और जो बयान उसकी तरफ से आया है उससे विवाद पैदा हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिक्रिया दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसे सोशल मीडिया पर नस्ल भेदी करार दिया जा सकता है। वेनबिन ने जो कहा उसके मुताबिक चीन के पास अब भी 90 करोड़ से अधिक लोगों का गुणवत्ता वाला मानव संसाधन है। कि वेनबिन के शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जनसंख्या लाभांश संख्या पर नहीं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उनकी माने तो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण है और प्रतिभा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वेनबिन के मुताबिक चीन की आबादी 1.4 अरब से ज़्यादा है। यहाँ पर काम करने की आयु वाले लोगों की संख्या 90 करोड़ के करीब है। आबादी का यह हिस्सा औसत 10.5 साल पढ़ाई करने वाला है। वेनबिन ने प्रधानमंत्री ली क्विंग के बयान का हवाला दिया। क्विंग ने कहा था कि चीन की जनसंख्या का लाभांश कम नहीं हुआ है, साथ ही टैलेंट भी तेज़ी से बढ़ रहा है। चीन की तरफ से आबादी को लेकर जो टिप्पणी की गई है वह भले ही नस्लभेदी है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भारत की युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की 68% जनसंख्या ऐसी है जो 15 साल से 64 साल की आयु के बीच है। 65% भारतीय ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। चीन ने भले ही अपनी आबादी की गुणवत्ता वाली बताया हो, लेकिन बात सच है कि वृद्धों की बढ़ती संख्या से वह काफ़ी परेशान है। 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 18 से 35 साल की उम्र के बीच हैं और यह संख्या भारत की तुलना में कम है। यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में जून के अंत तक 340 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।